इमरान, जंग खत्म हो गई। इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये जंग ही थी पूरी पूरी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, इज्जत दी, हमारी अफवाज को इज्जत दी। क्या मोदी का पागलपन खत्म हो गया? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस तरह का जंगी जुनून है वहां, वो अभी इसका और मुजाहिरा कर सकते। देखिए, मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा था तारिक भाई कि नरेंद्र मोदी को एक लड़ाई लड़नी है। उसकी वजह यह है कि उसने भारत की तारीख के महंगे तरीन दिफाई सौदे किए हैं। यानी उसने इतना सामान खरीद लिया है, उस सामान को अब टेस्ट भी तो होना है ना कहीं ना कहीं। वो सौदे जस्टिफाई करने हैं नरेंद्र मोदी ने, तो जस्टिफिकेशन देने के लिए उसको कोई ना कोई मार्का करना पड़ना था। अब चाइना के साथ लड़ाई उनको समझ नहीं आती, क्योंकि चाइना जो है वो 5th जनरेशन के उनके पास फाइटर जेट्स हैं, उनका जो है वो सिस्टम भी बहुत डेवलप्ड है। वो चाइना के साथ सिर्फ लद्दाख में लड़ सकते हैं, जहां बंदूक ले जाना या गोली चलाना अलाउड नहीं है। वहां वो आपको पता है डंडों से और मुक्कों से और धक्कों से लड़ते हैं। वहां पे लद्दाख जो है वो एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं, एक मुतनाज़ एरिया है जहां पे ये तय पा गया है कि आप घूंसों से, मुक्कों से और लातों से लड़ेंगे। वहां पे आप किसी किस्म का हथियार नहीं चला सकते। ये वहां हथियार इस्तेमाल नहीं करते, वहां लड़ाई होती रहती है अक्सर। ये कीलों वाले डंडे भी एक दूसरे को मारते हैं, काफी जख्मी भी हो जाते हैं। मैंने वहां इंडियन फौजी रोते हुए भी देखे हैं, और उसके ऊपर मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं लद्दाख पे। नरेंद्र मोदी को जो है ना वो आपको याद होगा, इनका एक स्टेटमेंट था कि राफेल होता तो गेम कुछ और होता। फिर इन्होंने राफेल के लिए बहुत बड़े फंड्स जो है वो जारी किए, लगभग 10 अरब डॉलर के करीब इन्होंने रकम खर्च की। इन्होंने राफेल ले लिए थे। पाकिस्तान ने उसी वक्त खामोशी से, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ, और जो उस वक्त के एयर चीफ थे, इन्होंने फौरी तौर पे चाइना से राब्ता किया कि हमें भी थोड़े एडवांस्ड तैयारी चाहिए कि राफेल के मुकाबले में हम ये समझते हैं कि हमारे JF-17 थंडर काफी नहीं होंगे। तो फिर उन्हें वहां से J-10C जो है वो हमने उनसे लिए। साथ ही हमने उस वक्त ये देख लिया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है फ्यूचर में भारत के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो हम HQ-9 भी ले लिया हमने। दीगर कुछ और भी पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियतें हैं जो अभी तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं की। तो वो सरप्राइजेज हैं, जैसे DGISPR ने कहा अभी तक हमारे पास और भी सरप्राइज हैं, वो हम इनको बाद में देंगे। वॉर में जो दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होता है ना, वो वॉर स्ट्रेटेजी होती है। हथियार से ज्यादा बड़ा जो सरप्राइज है ना, वो वॉर स्ट्रेटेजी होती है कि वो जंग को लड़ेगा किस तरह से, और प्लान कैसे करेगा, एग्जीक्यूट कैसे होगी और किस लेवल तक वो जाएगा। तो ये एक बड़ा सरप्राइज था भारत के लिए जो भारत के साथ हो गया। मोदी ये जंग में कुछ नंबर लेने आया था। देखिए, अमेरिकन ने ये बात बताई भी थी, अब मालिक साहब ने भी ये रिपोर्ट किया था, बाकी लोग भी कह रहे थे कि छोटी मोटी लड़ाई होगी, जंग कोई नहीं होगी। और ये होना भी यही था। नॉर्मली जो है वो नरेंद्र मोदी को एक लड़ाई चाहिए थी जिसमें वो बता देता, देखें जी रफाल गए हैं और राफेल ने जाके जो अपना निशाना टारगेट पे लगाया, तो अब देखें हम मुख्तलिफ लोग हैं। लेकिन इस सारी गेम में नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये कहीं नहीं था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स राफेल को गिरा देगी, और फिर हमने देखा कि राफेल गिर गया। अब वो एक गिरा, 3 गिरे, इसके अंदर जो है वो रोला डला हुआ है। इंडिया तो एक भी नहीं मानता, पाकिस्तान का 3 का क्लेम है। तो ये इंडिया के लिए उनकी नाक कट गई है, मोदी की नाक कट गई है। मैंने आज मोदी को बोलते हुए सुना है, गालिबन आपने भी सुना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी उड़ गया। मैंने मोदी को इतना ज्यादा हवास बागता कभी नहीं देखा। हालांकि बड़े कंट्रोल करके बहुत बड़ा लीडर है वो, बड़ा तगड़ा पॉलिटिशियन है, बड़े मजबूत आसाब का आदमी है, बड़े बड़े केसेस उसमें बने हैं। अमेरिका में जाने पर उसके ऊपर पाबंदी लगी रही है, आलमी सतह की पाबंदियों का उसने सामना किया है। वो बड़े मजबूत आसाब का आदमी है। लेकिन आज मैंने मोदी के चेहरे की जो एक्सप्रेशन है या उसकी आंखों की जो मूवमेंट है, यानी जैसे वो बोल रहा था वैसा वो था नहीं। मुझे आज महसूस हुआ कि मोदी उड़ गया। मोदी जो है वो हक्का बक्का था, उसके अंदर परेशानी थी कि ये मेरे साथ हो गया। अब आप जरा इंडिया की बात कर ले, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से सारा इंडियन मीडिया आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में आप लोग नहीं देख सकते। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ आप इंडियन से मिल भी सकते हैं, यहाँ आपको इंडियन जो बातचीत करते हैं पाकिस्तानियों के साथ वो भी आप तक पहुंच जाती है कि यहाँ इंडियन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी मिलकर कारोबार भी करते हैं। तो वो भी बात पहुंच जाती है पाकिस्तानियों तक, और फिर वो कम्युनिटी में भी आ जाती है। तो मेरा आपको पता है मुतहर्रिक आदमी हूँ, जहां पे भी जाता हूँ लोगों से बहुत मिलता हूँ, तो बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे भी मिल रही है।
फिर मेरे पास यहाँ पे भारत के सारा सोशल मीडिया, सारा उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा उनका जो है वो दूसरे नेटवर्क, वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मैं उनको साथ साथ मॉनिटर भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं कि ये मोदी की गोदी में बैठता था। गोदी मीडिया पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत कम लोग हैं जो मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्विया थे, उन्होंने बड़ी धमकियां दी पाकिस्तान को। जितना उन्होंने उकसाया जंग के ऊपर के आ जाओ मैदान में, हिम्मत है तो जवाब दो, मैं आसिम मुनीर से बात करना चाहता हूँ, मैं एयरपोर्ट से बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, सर काट के लाएंगे, कराची की सड़कों पे गोलियां मारेंगे, घरों के दरवाजों पर क्या कुछ इन्होंने कहा ना। वो गौरव आर्या गायब है। यानी मुझे अब समझ ही नहीं आ रही कि वो कैसे जस्टिफाई करेगा। उसने तो हमारे कई शहर फतह कर लिए थे। हमारे यहाँ पे भी ऐसे रंग रूट हैं, बड़े अजीबोगरीब किस्म के बंदे हैं पाकिस्तान में भी। वो एक पीटीवी में काम करता है शख्स, उसने कहा जी कि हमने 124 चौकियां फतह कर ली हैं। 124 चौकियां फतह करने का मतलब आपको पता है? उसका मतलब ये है कि आपने आधा कश्मीर फतह कर लिया, आप निकल लिए, आप बीच बीच में से निकल गए, आपने कश्मीर ऑफ इंडिया के हाथ से निकल गया। तो गुड़ में भी नशा वगैरह होता है। कईयों ने कहा जी कि हमने जो है वो बहुत एग्जैजरेशन हुई है, लेकिन आप यकीन करें कि भारत का और पाकिस्तान का मैच ही कोई नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। लंबी छोड़ने के अंदर भारत का मैच ही कोई नहीं है। हम तो अपने से मैं आपसे पूछ रहा था, गुड़ में हीरे लगना शुरू हो गए, हीरे लगना शुरू हो गए। नशा होता है गुड़ में भी कोई नशा होता है? अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ भाई। आपने पूछा ना कि मोदी अब क्या करेगा, तो देखें मोदी के पास रास्ता कोई नहीं है। जो उसके साथ हो गई है, शिवसेना ने, जो उसकी इत्तेहादी जमात है, उसने कह दिया है कि आप कैसे इस ओहदे के ऊपर अब रह सकते हैं। एग्जैक्टली। अमित शाह के साथ, अमित शाह जो है वो बैकबोन है मोदी की। अमित शाह के साथ जो हुआ वो भी आप देख लें। जो मोदी के साथ हुआ वो तो सारी दुनिया के सामने है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मोदी रिकवर कैसे करेगा इससे? क्या तकरीर से रिकवर हो जाएगा? जो आज मोदी ने तकरीर की है उसमें तो कोई जान नहीं थी, बिल्कुल, और वो इंडिया में पॉपुलर भी नहीं हुई। बीजेपी पूरी दुनिया की, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर्ड है। आप अभी गूगल करके देख ले, नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके पास आएगा बीजेपी पहले नंबर पे, फिर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। अब जो बीजेपी है, बीजेपी की हालत ये हो गई है कि इसके अब जो ये ट्वीट कर रहे हैं, 200 की रीच है, 45 की रीच है, 70 की रीच है। यानी सदीक जान की एक ट्वीट के मुकाबले में ये 20-25 मिलियन फॉलोअर्स वाला जो अकाउंट है बीजेपी का, उसके 10-20 ट्वीट भी सदीक जान की एक ट्वीट का मुकाबला नहीं कर रहे, या तारिक भाई आपकी भी एक ट्वीट का मुकाबला नहीं कर रहे। अब मुझे आप ये बताएं कि बीजेपी का बयानिया किधर बढ़ गया? बेड़ा गर्क हो गया मोदी का। मोदी को अब रेस्क्यू सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि मोदी को पाकिस्तान में कोई कामयाबी मिल जाए। नहीं, वो कहते ना क्रिकेट में से वो ये कहे कि हमारे राफेल कामयाब हो गए। कहते ना क्रिकेट में बड़ी टीम जब मारती और मारती चली जाती है, तो दूसरी टीम का कप्तान फारिग, बड़े बड़े नाम फारिग, ये हमने देखा है, बार बार देखा है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से मारा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, ये सब फारिग होंगे। इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा जिस तरह से इन लोगों को मार पड़ी है। देखिए, इन्होंने असल में ना लड़ाई में मार पड़ जाती है तारिक भाई, हमें भी पड़ सकती थी खुदा ना खास्ता। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी। या इस लड़ाई के अंदर, इस मार्के के अंदर, जंग तो नहीं है, ये फुल फ्लैश जंग थोड़ी थी, लेकिन ये है कि जितना मार्का हुआ है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यानी ये उसी तरह था जैसे आपको याद होगा ईरान ने इसराइल के ऊपर हथियार फेंक दिए थे, भिजवा दिए थे बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन और ये वो। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो है वो एक कार्रवाई की थी, दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के ऊपर की कुछ चीजें। तो हमने ये देखा इस तरह के मार्के होते हैं, इसको जंग नहीं आप कहते। फुल फ्लैश जंग जो है वो बड़ी खौफनाक चीज होती है। वो सारे बॉर्डर आपके खुल जाते हैं, हर हाथ के ऊपर जंग लग जाती है, हर हाथ जो है वो गोली चला रहा होता है, वो सिचुएशन कुछ और होती है। लेकिन इस मार्के में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी फतह दी और पाकिस्तान की बड़ी इज्जत रखी है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये काम लिया पाकिस्तान एयरफोर्स से, और पाकिस्तान एयरफोर्स को ये काम करना पड़ गया। आप मुझे बताएं ना कि
हम जवाब नहीं दे रहे थे। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। अब इंडिया लगातार अटैक कर रहा था, पाकिस्तानी दबाव बढ़ा रहे थे कि जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, और आपके वजीर निकल निकल के ये कह रहे थे कि हमने जवाब दे दिया है। हमने, वो तो दिफा किया था, जवाब तो आपने दिया ही नहीं, उन्होंने आपके सिविलियंस को टारगेट किया था। तो वजीर आपके कह रहे थे कि हमने जवाब दे दिया है, जिसके ऊपर अवाम ने बड़ा बुरा भी मनाया। लेकिन फिर DGISPR ने आगे कंफर्म किया कि नहीं, हमने अभी जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हवाई अड्डों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचा कोई नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब देने की इतनी जल्दी नहीं थी जितनी इंडिया को जवाब लेने की जल्दी थी। तो फिर उन्हें जवाब मिला। जब उन्हें जवाब मिला तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खौफनाक था। फिर अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट 9 मई को नरेंद्र मोदी के साथ शेयर कर दी थी कि पाकिस्तान जब आपको रिस्पॉन्ड करेगा इस वीकेंड पे तो बहुत नुकसान होगा आपका। लिहाजा मोदी साहब को लेट समझ आई जब कार्रवाई शुरू हुई, तो इन्होंने फौरी तौर पे फिर अमेरिका से राब्ता किया कि जनाब अब इनको रोकेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा फाइनली, और फिर ये सीज फायर हो गया पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन याद रखें, मोदी का जितना बड़ा लॉस हो गया है, अब जहां पे मोदी हारा है वहीं पे उसको अपनी इज्जत वापस मिलेगी जहां पे वो छोड़ कर आया है, जिस जगह पे। यानी मोदी साहब की लुंगी जिस जगह गिरी है वहीं से उठानी पड़ेगी जाके। मेरा नहीं ख्याल ये मोदी साहब की लुंगी, ये जो हमारे J10C थे ना, इनकी हवाओं से जो उड़ के कहीं जा चुकी है, अब नहीं मिलती उनको वापस। मोदी साहब को लुंगी ढूंढने उधर ही आना पड़ेगा जहां वो छोड़ के भागे। ये बात अब सच है। और मोदी साहब देखें, वो बहुत दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सियासत तबाह हो जाए। तो वी हैव टू बी विजिलेंट, हमें फोकस रखना पड़ेगा। मोदी दोबारा शरारत करेगा, लेकिन देखिए मोदी जंग में नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी की कोई गलती या कोई ब्लंडर जो है उसको जंग में ले जाए तो वो एक अलग बात है। भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करेगा, लड़ाई लड़ लेगा, जंग नहीं लड़ेगा। जंग के अंदर जो है ना वो बहुत खौफनाक काम हो जाता है। जंग का रिस्क भारत लेगा नहीं। आप पर बड़ी बात हो रही है पाकिस्तान में ट्विटर पे कि इमरान रियाज खान ने तो ये कहा था कि जंग नहीं है, जंग नहीं हो रही और ये कोई जंग वंग नहीं होनी। तो इमरान रियाज खान ने तो ये बात की थी। अब तो देखें ये, मैंने ये कहा था कि मेरे पास खबर है और मैं आपको बता रहा हूं कि जंग नहीं हो रही, जंग वंग नहीं हो रही, मैंने ये कहा था। देखिए मैंने तारिक भाई जब ये बात की थी तब तो जंग नहीं हो रही थी, जो उस वक्त खबर आ रही थी। ये तो आपकी एक एक पल में जो है वो सिचुएशन बदलती है। आप कोई चीज प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। मैं कोई वो तो नहीं हूं कि ज्योतिषी के मैं पहले बता दूं कि ये होना या नहीं होना। मेरे पास जो दस्तयाब मालूमात थी उस वक्त के मुताबिक मैंने उसमें कहा कि जंग वंग नहीं हो रही। हाँ, लड़ाई ये कुछ 8-10 दिन पहले की बात थी। ये मेरा एक जुमला निकालते हैं जिसमें मैं कह रहा हूं कि जंग नहीं हो रही, दूसरा जुमला नहीं निकालते जिसमें मैं कह रहा हूं कि लड़ाई जरूर होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जंग नहीं हो रही, लड़ाई होगी। जंग में और लड़ाई में फर्क है ना यार भाईजान। जंग तो फुल फ्लैश जंग होती है, और जो जंग लड़ते हैं उनको पता है कि जंग क्या होती है। जंग के अंदर देखें, अगर ये जंग थी तो मुझे बताएं ना इंडिया ने क्या फतह किया और पाकिस्तान ने क्या फतह किया। हमने एक दूसरे को थोड़ा बहुत नुकसान दिया है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। एक छोटा मुल्क होने के बावजूद हमारे पास पैसा भी कम था, हथियार भी कम थे, तादाद भी कम थी, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये एक फुल फ्लैश जंग नहीं थी। मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि जंग नहीं हो रही, कोई जंग वंग नहीं हो रही। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और उसकी वजह ये थी कि मुझे दोस्तों ने कहा था कि मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट जो जंग से पहले होती है वो अभी तक शुरू नहीं हुई। तो उस वक्त इस बुनियाद पे मैंने ये बात की थी। अच्छा, मेरे पे ब्लेम ऐसे कर रहे हैं तारिक भाई जैसे मैंने वो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद 2 लाख फौजियों ने अपना सामान लपेटा और वो घर चले गए। ब्लेम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट छुट्टियां लेके जनाब घूमने के लिए मुस्लिम मुल्कों में निकल गए। ब्लेम तो मुझे ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया और आर्मी चीफ ने कहा कि सारे के सारे मिसाइल डब्बों में पैक कर दो क्योंकि इमरान रियाज ने कह दिया कि जंग नहीं हो रही। और भाई पूरा जुमला निकाले, ये फ्रॉड करना बंद करे कौम के साथ। मैंने ये कहा था और ये कई दफा कहा है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ताकतवर लोग होते हैं, ये जंग इनके लिए एक तरह का खेल होता है क्योंकि इन्होंने जंग में आके लड़ना नहीं होता। ये अपने फायदे और नुकसान के लिए वॉर बटन ऑन करते हैं और वॉर बटन ऑफ भी कर देते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी है। देखिए ग्राउंड पे लड़ने वाला सिपाही या ग्राउंड पे लड़ने वाला पायलट, यार वो तो जान की बाजी लगाता है ना, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी सर आंखों के ऊपर है, वो अपने वतन को हिफाजत दे रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मोदी ने इस लड़ाई को क्यों छेड़ा, आपको पता है? अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया ना। तो मैं यही कह रहा था कि बड़े लोग अपने फायदे के लिए जंग का बटन ऑन करते हैं
और जब दिल करता है तो ऑफ कर देते हैं, और जब ऑफ नहीं किया जाता तो जिसका कद लंबा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप, उसे कहते हैं सर आपका हाथ पहुंचता है, आप ये बटन ऑफ कर दें, तो उसने ऑफ कर दिया बटन जंग का। तो वही है जो मैं कह रहा था कि लड़ाई होगी, मार्का होगा, लेकिन जंग नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जंग हुई भी नहीं, उस लेवल की जंग नहीं हुई, उस लेवल की जंग नहीं हुई जिसको हम जंग कहते हैं। लेकिन ये कि एक बड़ी लड़ाई हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, शहादतें भी हुई हैं, और ये ऐसा नहीं है बार बार ये होता है। जंग कहते हैं जब आपकी कारगिल की जंग हुई थी, कई दिन तक आमने सामने चल रही है जंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा का पूरा गर्म है, वो और तरह की लड़ाई थी। जब जंग हुई थी आपकी 65 की हुई थी, वो जंग थी। आपकी 71 की हुई थी, वो जंग थी। अभी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हुई है, वो कई महीने चली है, वो जंग है। जंग इस वक्त जो है वो नेटो ने लड़ी है अफगानिस्तान में। जंग जो है इस वक्त यूक्रेन और रशिया की चल रही है। जंग जो है, मैं तो उसको भी जंग नहीं कहता जो इसराइल करता है फलस्तीन के साथ, मैं उसको हमला कहता हूं कि वो हमला हुआ है। और वो निहत्थे लोग बेचारे फलस्तीनी, वो क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया में झड़प हुई है, और ये खौफनाक झड़प हुई है, और ये बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात ये है, जब भी कोई जो लोग डिफेंस को जानते हैं, आप उनसे पूछे ना कि इज इट अ वॉर, जब आप अपने वॉर डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो क्या आप इसको एक जंग लिखेंगे कि एक भरपूर जंग हुई है। तो ऐसा नहीं है। मेरा जो अंदाजा था, चीजें उससे मिलती जुलती हुई है कि यहाँ पे एक लड़ाई हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक बड़ी लड़ाई हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसमें बड़ी हिम्मत दिखाई है, और मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान एयरफोर्स रही है इस पूरे मार्के में। लेकिन मेरी ये बात जो एक जुमला पकड़ दिया है ना कि जनाब जंग वंग कोई नहीं होनी, तो भाई उसी वीलॉग में निकाल के देखो, मैंने कहा था कि लड़ाई होगी, क्योंकि मोदी को इस वक्त लड़ाई सूट करती है। ये बड़े लोग जो है वो एक दूसरे के साथ फायदा, लड़ाइयों के अंदर फायदा कमा लेते हैं, मरते हमारे जैसे लोग हैं। ये मैंने बात उस वक्त कही थी। नहीं, ये बात भी आपने ही कही थी कि लड़ाई को उनके घर में लेकर जाओ, लड़ाई यहाँ हो रही है। लड़ाई अब मुझे कह रहे हैं जी ये गद्दारी है, ये वो है। क्या मेरे जुमला बोलने के बाद पाकिस्तान सो गए थे सारे? पाकिस्तानियों ने कहा था जी इमरान रियाज ने कह दिया अब सो जाओ, अब जंग नहीं होगी, लिहाजा इमरान खान के ये बोलने का मुल्क को बहुत नुकसान हो गया, और फिटे मुंह आपकी सोच के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, मैंने ये कहा सबसे पहले, और एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि इस जंग का वेन्यू तब्दील कर दो। सही। मैं पाकिस्तान को बार बार कह रहा था कि इंडिया बाज नहीं आएगा। इसराइल जब बैठे होते हैं, इसराइल के लोग पहाड़ों पे, तो फलस्तीन के ऊपर जो बमबारी हो रही होती है, तो वो सीटियां और तालियां बजाते हैं पहाड़ों से बैठकर, उनके सिविलियंस, उनका मीडिया, उनके लोग उसे इंजॉय करते हैं कि वहां पे सामने नीचे गाजा में फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, देखो इन्हें, ये मारे जा रहे हैं। तो वो ऊपर बैठ के इंजॉय करते हैं। आपने भारत को वो पोजीशन दी हुई थी कि वो बाहर बैठ के स्टेडियम में जैसे मैच एंजॉय करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जंग चल रही थी सर, वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे। सारी गर्मी जो है लड़ाई की वो पाकिस्तान में थी। तो मैं ये कहता था बार बार कि आप इस लड़ाई का वेन्यू तब्दील कर, इस लड़ाई को यहां से उठाएं और इंडियन सरजमीन पे ले जाएं। आप जैसे ही इंडिया में लड़ाई लेकर जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि भाई अगर जंग हो गई तो उसकी हिद्दत क्या होती है, उसकी शिद्दत क्या होती है, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। और आप देखें ना, वो फार्मूला 1 घंटे के अंदर काम कर गया। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में आधा घंटा फैंटी लगाई है, और आधा घंटा उस फैंटी के असरात आए हैं, और ठीक आपको 1 घंटे के बाद नतायज आना शुरू हो गए कि इंडिया की तरफ से सुकून वाली आवाजें थी, उसके बाद अमेरिका की जानिब से कॉलें आना शुरू हो गई, और फिर जंग बंदी करवा दी गई। ये क्यों? अच्छा, पाकिस्तान ने वेन्यू तब्दील किया लड़ाई का। अच्छा, एक और भी चीज है ना, ये फिल्मों में हम नहीं देखते, 2 बॉक्सर्स की बाउट होती है, तो जब तगड़े आदमी का बॉक्सर हारने लगता है तो वो घंटी बजा देते हैं। तगड़े आदमी का बॉक्सर हारने लगता है, वो उसके ग्लव्स पे कुछ लगाते, इसकी आंख पे लगा दे, उसको अंधा कर दे, फिर उसके बाद लड़ाई बिगाड़ दो। तो जब तक हमें मार पड़ रही थी तो कोई आया कि यार सीज फायर कराते, खत्म करवाते। चौधरी का मुर्गा जब हारने लगा तो चौधरी ने कहा यार लड़ाई खत्म कर दो। ये तो ज्यादती की इंतहा थी। और उसके बाद जैसे ही भारत को मार पड़ी है, सब आ गए कि जी सीज फायर कर लेते हैं। देखें, ये तो अब उसूल है ना, इंडिया के साथ उनके मफादात हैं, दुनिया के कारोबार वो इंडिया के साथ करते हैं, मार्केट इंडिया की ज्यादा बड़ी है, और वो इंडिया के कल्चर से वो ज्यादा थोड़े खुश होते हैं। इंडिया ने अपने आप को बेचा भी अच्छा है, वेस्ट के अंदर तो इंडिया अच्छा बिक गया ना। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि चाइना और इंडिया की एक रिफ्ट है, जिसकी वजह से चाइना हमें बहुत सपोर्ट करता है। दूसरा, चाइना को ये पता था कि उनकी तो किसी से जंग होनी नहीं है चाइना की, लिहाजा उनके हथियार जो टेस्ट होने हैं
या उनके हथियारों की जो मार्केटिंग होनी है वो तो पाकिस्तानी फौज ने करनी है। सही। चाइना के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी? और मोदी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने चाइना को ये अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने अपने हथियारों की अच्छी मार्केटिंग कर ली है। अब मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी इंडिया को हथियार देते हुए 10 दफा सोचेगा कि जनाब इनको हथियार तो हम दे रहे हैं तो डबल कीमत लेनी चाहिए। एक कीमत हथियार की लेनी चाहिए, दूसरी कीमत बेइज्जती की लेनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपसे वो हथियार अब कोई और नहीं खरीदेगा। लेकिन ना उनका जो राफेल है वो बुरा तैयारा नहीं है। पाकिस्तान को जब इंडिया ने राफेल लिया तो पाकिस्तान को परेशानी थी। मैंने इस पे माजी में भी वीलॉग किया था। जब उन्होंने वो लिया था 2019 में, तो 20 में मैंने इसके ऊपर वीलॉग किया था कि अब पाकिस्तान की जरूरियात बढ़ेगी। JF-17 थंडर अच्छा तैयारा है, लेकिन राफेल बहुत शानदार तैयारा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को इसका आइडिया था, हमें परेशानी थी, हमने चाइना से राब्ता किया, हमने तैयारा लिया। अभी 2 तैयारे हम और भी लेने जा रहे हैं। एक हम लेने जा रहे हैं J-35, ये F-35 जो अमेरिकन तैयारा है उसकी टक्कर का तैयारा। दूसरा इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है कि इसके अंदर एक गल्फ है इस तैयारे के अंदर। ये अपने सारे हथियारों को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। नॉर्मली आपका तैयारा जो है, जो स्टेल्थ आपके जो तैयारे होते हैं वो रेडार उन्हें नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब उनके साथ वेपन्स लगे हुए होते हैं तो वेपन्स रेडार में नजर आ जाते हैं। तो ये ऐसा तैयारा बनाया है जो अपने वेपन्स को अपने अंदर ले जाएगा और इसकी पूरी बॉडी फिर रेडार में नजर नहीं आएगी। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक नया इस्तेमाल किया चाइना ने, और इसमें कुछ ऐसे मेटल्स यूज किए हैं जो रेडार को बहुत हद तक ज्यादा डिसीव करेंगे। तो एक हम वहां उनसे ले रहे हैं, चाइना से बड़ा अच्छा तैयारा है, 5th जनरेशन तैयारा है, F-35 जो अमेरिका का है उसकी टक्कर का। दूसरा हम ले रहे हैं एक तुर्की से एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक नया उन्होंने जेट बनाया कान फाइटर, वो हम उनसे भी ले रहे हैं। उनका तैयारा भी बहुत अच्छा है, वो डबल इंजन वाला तैयारा है। तुर्की ने वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके साथ, और वो उसके बड़े एडवांस्ड एवियोनिक्स है, बड़ा अच्छा तैयारा है तुर्की का। सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि हमारे यहाँ इस जंग ने हमारी पॉलिटिक्स को बदला, कुछ दिनों के लिए बदला, लेकिन बदला, इस लड़ाई ने बदला। तो अब लड़ाई खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया है, और अब उसके बाद जो है हमारी पॉलिटिक्स वापस हमारे नॉर्मल पे जाएगी, या जो नॉर्मल होना चाहिए उस पे जाएगी, क्योंकि जो डिजिटल दहशतगर्द हैं वापस डिजिटल दहशतगर्द। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ सर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के सोशल मीडिया को दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहिए। आपने इन्हें 2-3 साल मारा और ये जख्मी पड़े हुए थे। आपने इनकी माओ बहनों को नहीं छोड़ा, इनके घरों में आप दाखिल हुए, इनके साथ गालम गलोच की। ये जो बेचारे बाहर रहते हैं वहां पे उनके घर वालों को उठा लिया। आपने बहुत परेशान किया इन लोगों को, बड़ा जलील किया आपने इन्हें। लेकिन और ये भी आपके साथ जो है टक्कर देते रहे, भरपूर टक्कर दी है इन्होंने। तो हुआ ये कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इन लोगों ने पाकिस्तानी फौज को ये बिल्कुल दुरुस्त ताना दिया, और ये यानी जिसको आप लगातार मार रहे हैं वो क्या करेगा, वो यही कहेगा ना, आप दुश्मन से लड़े जाके हमें क्यों मारते हैं। यही बात है ना जो समीना पाशा ने की थी, यही बात है जो मैंने और बाकी सब ने की थी। सारा पाकिस्तान यही कह रहा था जी अब इंडिया आ गया, आप इंडिया को मारो, अल्लाह का वास्ता बॉर्डर पे जाओ। यही बात जो है वो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग। आलिया हमजा भी यही कह रही थी, अलीमा खान, बाकी सारे पीटीआई के लोग, वो यही कह रहे थे कि आप बॉर्डर पे जाए, बॉर्डर पे लड़े, हमें आप ना मारे, हमसे आप ना लड़े, अब बॉर्डर पे लड़े आप। ये बात हो रही थी, इसका बड़ा माइंड किया जा रहा था उस पर। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही बॉर्डर पे आपकी लड़ाई होती है और जैसे ही दुश्मन आप पे हमला करता है और आप फिर उस पर हमला करते हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाती है। पूरी कौम जो है वो मुस्बत एक सबूत देती है, ईमानदारी के साथ वो आपका साथ देती है कि जनाब ये पाकिस्तान की लड़ाई, हमने इंडिया के खिलाफ खड़े होना है। इसमें स्पेशली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वैसे हैं पाकिस्तान में जितने भी, उन सबको DGISPR ने कहा जी शुक्रिया, जो इन्हें डिजिटल दहशतगर्द समझते थे उन्होंने खुद कहा कि शुक्रिया, बड़ा पॉजिटिव रोल है। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा, राणा सनाउल्लाह ने भी यही कहा, जावेद चौधरी जो बहुत तंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से, उन्होंने भी यही कहा। तो बदतरीन मुखालफीन ने भी कहा कि यार इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देता हूँ, मुझे मैसेजेस भिजवाए कुछ लोगों ने और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इमरान साहब हम राजी हैं यार, आपने पाकिस्तान की लड़ाई जहां पे भी थे, जिन हालात में आप रहे, जो आपके साथ किया गया, उसके बावजूद आपने पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का, मैंने कही मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, वो मेरा मुल्क है, मैं उसको ओन करता हूँ। तो जब ये सिचुएशन होगी तो मैं तो यहीं पे खड़ा हूंगा ना, मैं कहीं और जा नहीं सकता। तो वो उन्हें इस बात का इदराक है। अब मेरा उनको मशवरा है कि उनके पास 2 ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त
अल्लाह ताला ने फौज को इज्जत दी है और उन्होंने एक मार्का जीत लिया है एयरफोर्स के तुफैल। तो उनके पास शानदार मौका है कि जितने भी इख्तलाफी आवाजें हैं या जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या पीटीआई के लोग हैं, उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दें, 9 मई की तरह दोबारा उन पर अटैक कर दें। ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त आपकी गेम उठी हुई है थोड़ी सी। इस वक्त जो है पब्लिक के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ गई है। इसका फायदा उठाएं और फौरी तौर पे हम सबको दीवार के साथ लगाएं। जितनी इख्तलाफी आवाजें हैं, जो लोग आइन की और कानून की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि फौज सियासत में रोल प्ले ना करे, उन सबको दीवार के साथ लगा दें। अच्छा नहीं, रुक जाए। ये मशवरा है या ये ऑप्शन है? देखें, 2 ऑप्शन है उनके पास और मेरा मशवरा अगर ये करना है तो ये राइट टाइम है। अगर आपने हमें मारना है तो आपको इससे अच्छा टाइम और नहीं मिलेगा। डू इट राइट नाउ। अगर आप करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को कुचलना चाहते हैं, तो आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। कुचल दें आप, अभी हमें बुरी तरह कुचल दें। सही, ये आपके पास मौका है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप ये करेंगे ना तो गलती सबसे होती है। आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब आपसे कोई गलती होगी तो फिर ये क्राउड आपको मुयसर नहीं होगा और ये फिर पूरा आपसे बदला भी लेंगे। उसके लिए भी आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, क्योंकि बार बार तो नहीं होती ना एक चीज। दूध का जला हुआ जो है वो छाछ भी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि इस वक्त जो है ये भी आपके पास एक दूसरा मौका भी है कि क्योंकि अवाम ने कुछ हद तक आपको कबूल किया है बड़े लंबे अरसे के बाद, तो आप फौरी तौर पे अदलिया को उसकी स्पेस दें, मीडिया को उसकी स्पेस दें, सियासतदानों को उनकी स्पेस दें, और जिस जिस स्पेस के अंदर आप दाखिल हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता उस स्पेस से आप निकल जाएं। ये दूसरा ऑप्शन है। चीजों को नॉर्मलाइज होने दें, इस मौके का फायदा उठाएं, अच्छे नोट पे इख्तिताम कर दें उस घिनौनी लड़ाई का और साजिश का जो पिछले 3 साल से इस मुल्क पे चल रही है। अच्छे नोट पे इख्तिताम कर दें। आपके लिए इससे बेहतर पोजीशन दोबारा नहीं आएगी अगर आपने ये करना है तो। दोनों तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त आप चीजों को नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं और पाकिस्तानियों के गिले शिकवे दूर भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी इस वक्त आपको जो है वो तस्लीम कर लेंगे अगर आप ये करेंगे तो, क्योंकि उनके दिलों में एक इज्जत बढ़ी हुई है। ये भी आप कर सकते हैं। ये बेहतरीन मौका है अपने आप को पीछे ले जाने का, स्टेप बैक करने का, अपनी आईनी हुदूद में वापस जाने का। आप इससे फायदा उठा लीजिए। और दूसरा, अगर आपने इस लड़ाई को और तूल देना है जो 3 साल से आपने चलाई हुई है, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन मौका है। जैसे 9 मई को आपको एक मौका मिला था, ये भी एक बेहतरीन मौका है कि कुचल दें सारों, तबाही फेर। मैं इसमें एक और चीज की बात करता हूं। एक मौका और था, ये मैंने ओपिनियन दी भी, कि अब तो वो मौका गुजर गया, वक्त गुजर गया। जब ये लड़ाई चल रही थी ना, तो मैंने कहा इमरान खान को रिलीज कर दें और रिलीज करें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। तो आप हुकूमत होगी एक हाई मोरल ग्राउंड पे कि हमने इन हालात में छोड़ दिया। पीटीआई वाले खुश हो जाएंगे कि उनका लीडर छूट गया, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाने के बाद लड़ाई की सिचुएशन में इंडिया सामने है, इमरान खान साहब कोई एंटी गवर्नमेंट स्पीच तो इस वक्त नहीं करेंगे ना, इस वक्त कोई छोड़ूंगा नहीं तो नहीं करेंगे। इमरान खान सारा पाकिस्तान इमरान खान को लेने भी आ जाता तो इमरान खान की तकरीर का 90% जो है वो फौज के खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ होता। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है इमरान खान के लिए, हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, अवाम के लिए, सबके लिए विन विन है। ये बेहतरीन मौका है। लेकिन वो मौका देखिए, हम अपनी ऑप्शन दे सकते हैं ना, ओपिनियन दे सकते हैं। वो जो आदमी जेल में बैठा हुआ है वो बाहर निकलता है या नहीं निकलता, ये तो डिसीजन उसने लेना है। देखिए, उसकी तो जिद ही ये है कि बड़ा वाला फाटक खोलो जेल का। मैं जैसे अंदर गया था इज्जत के साथ, वैसे ही इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। ये उसे बोलते हैं नवाज शरीफ की तरह निकल आओ, जरदारी की तरह निकल आओ, छोटे दरवाजे से सर नीचे करके झुक के ऐसे करके बाहर आ जाओ। वो कहता है बड़ा वाला फाटक खोलो, मैं पूरी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। अब पंगा ये भी तो है ना, ये उसको कहते बाहर आ जा, वो अंदर से कहता मैं नहीं निकलता, वो और ज्यादा मुसीबत हो जाती। तो इमरान खान को मनाना और उसके साथ डील करना ये बहुत मुश्किल है। आपको उसे इंसाफ देना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। मैं इमरान खान को जितना जानता हूं, वो आपको रूम देगा, इमरान खान आपको मौका देगा, वो कोई लड़ाई नहीं करेगा, बदला नहीं लेगा। ये मेरी 2-4 लोगों से बात भी हुई है। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि इमरान खान तुम लोगों से बदला लेगा? वो कहते हैं नहीं, हमें पता है कि वो हमसे बदला नहीं लेगा, वो बदले से बड़ा आदमी है। यानी वो ये मानते हैं कि वो बदले से बड़ा आदमी है, लेकिन इसके बावजूद डरते भी हैं। सही है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों का जो हमने किरदार देखा इस पूरे मौके पर, इस लड़ाई के दौरान, वो किरदार कितना शानदार था और कितना जरूरी था इस मुल्क की अफवाज के लिए, इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए। सर देखिए, ये जो सारा इशू हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, इसमें जो मैंने देखा वो ये था कि पाकिस्तान सारा का सारा इंडिया के खिलाफ था और शरीफ खानदान पाकिस्तान के साथ नहीं था। यानी इस फैमिली ने कसम खाई है कि नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने ताल्लुक निभाना है। आज उसने जो कुछ पाकिस्तान के बारे में कहा, इस पे भी कोई जवाब शरीफ खानदान की जानिब से नहीं आया। तो ये जो अलीमा खान कहती हैं, फिर वो बात हमें दुरुस्त लगती है कि ये मोदी और नवाज शरीफ की गेम थी, लेकिन एयरफोर्स बीच में पड़ गई। अब अलीमा खान साहबा ये कहती हैं, फिर आपको ना इन बातों में वजन लगता है कि नवाज शरीफ साहब ये गेम कर सकते हैं, क्योंकि देखें उन्होंने कसम खाई है कि मोदी के साथ उन्होंने ताल्लुक निभाना है। नवाज शरीफ ने आज तक किसी के साथ ताल्लुक नहीं निभाया। हर आर्मी चीफ से इन्होंने लड़ाई की, हर सियासतदान से इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, इन्होंने जुनेजो की पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने बेनजीर को धोखा दिया, इन्होंने पीपल्स पार्टी को तब धोखा दिया जब पीपल्स पार्टी के साथ ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके आए थे। लेकिन आप देखें कि ये मोदी साहब को धोखा नहीं देते। उनके साथ इनके मामला बिल्कुल फिट हैं, सेट हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक बात की जाती है कि अगर कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता या दब जाता है तो कहते हैं इसकी वीडियो होगी। मैंने तो कहा था हो सकता है कि मोदी के पास इनकी वीडियो हो और ये लोग इसलिए नहीं बोलते। देखिए, मोदी इनका सियासी उस्ताद है और इस खानदान ने मोदी से बहुत सीखा है। जो लेटेस्ट अभी जदीद सियासत है उसमें मोदी ने इनको बहुत सिखाया है। सोशल मीडिया में मोदी ने बड़ा काम किया हुआ है। दूसरा, जिस तरह जबर और फस्तायत से उसने अपनी हुकूमत कायम रखी, उसने बहुत सारी चीजें इन्हें सिखाई है। वो इनका उस्ताद है। मुमकिन है उसने कोई कमजोरी इनकी अपने पास रखी हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखिए, मफाद की बात है ना, बात तो मफाद की है। इनका मफाद मोदी के साथ जुड़ा हुआ है और ये नहीं चाहते कि मोदी से इनके ताल्लुकात खराब हो। ये एक ताल्लुक को रखना चाहते हैं और मेरे ख्याल में ना एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत भी कुछ हद तक शायद ये चाहती है कि मोदी के और नवाज शरीफ के ताल्लुकात बरकरार रहे, ताकि चीजों को नॉर्मलाइज करने में नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया जा सके। नहीं, मियां साहब ने अभी भी इस एपिसोड में, इस पूरे एपिसोड में कोई रोल प्ले किया आपको लगता है? मियां साहब अपनी सीट नहीं जीत सकते यार, उन्होंने क्या रोल प्ले करना है? सारी दुनिया को मियां साहब की औकात का पता है। फिर एस्टैब्लिशमेंट को क्यों लगता है कि मियां साहब किसी काम आएंगे? सर, एस्टेब्लिशमेंट को तो शहबाज शरीफ भी कभी कभी वजीर आजम लगता है। अब उनकी क्या बात करें आप? उनको फैसल वाडा साहब लीडर लगते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट के काम आप देखें ना, उन्होंने वजीर इंफॉर्मेशन किसको बना दिया है? आप उनके काम चेक करें, वो ये कहते हैं बिलावल इज अ गुड चॉइस। तो भाई मैं अब एस्टेब्लिशमेंट की क्या मैं बात करूं? जितनी उनकी समझ है अब उतना ही उन्होंने काम करना है बेचारों ने। मैं उनको इसलिए बार बार ये कहता हूं कि आप ना अवाम को फैसला करने दें। आप अपने आप को अवाम से ज्यादा ज़हीन और समझदार मत समझें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि कौन यहाँ पे हुक्मरानी करेगा और कौन नहीं करेगा। इस वक्त एक बात मानने की है कि ये जो हुआ इस पूरे एपिसोड में, एस्टैब्लिशमेंट को इज्जत मिली है, एस्टैब्लिशमेंट को पजीराई मिली है, एस्टैब्लिशमेंट को लोगों के दरमियान जगह भी अच्छी खासी मिल गई है। देखिए, ये मिली है बॉर्डर पे लड़ने की वजह से। अभी अगर इन्होंने 2 कार्रवाइयां कर दी ना तो बस खत्म हो जाएगा काम, दोबारा वहीं पे जीरो पे पहुंच जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी थैंकलेस जॉब है बॉर्डर पे लड़ना, क्योंकि 24 घंटे तो लड़ाई हो नहीं रही। अब लड़ाई हो गई है, खत्म। लड़ाई तो इन्होंने 65 में भी लड़ी थी, 71 में भी लड़ी थी, कारगिल में भी लड़ी थी, 2019 में भी लड़ी थी। और 2019 में जब इमरान खान साहब ने 2 तैयारे गिराए थे तो 1.5 महीने बाद इमरान खान साहब की इज्जत कहां पे थी? 1.5 महीने के बाद सूरत-ए-हाल बदलना शुरू हो गई थी ना, आपको याद होगा। 1.5-2 महीने के बाद इमरान खान साहब का जब बजट आया था तो उसके बाद तो सारे खिलाफ हो गए थे। 2019 मुश्किल तरीन साल था इमरान खान साहब के लिए। वो तो 21 में जाके वापस ऊपर उठना शुरू हुए थे। 19 तो उनके लिए मुश्किल तरीन साल था। अब मैं ये कहता हूं कि ये इनको इज्जत मिल गई है तो दिस इज द राइट टाइम कि उसको आपने लंबा कैसे खींचना है। अब अगर आपने वही हरकत दोबारा की तो यहां पे भाईजान एक नई खबर आती है और पुरानी खबर किस्सा पारीना बन जाती है। लोगों ने आज तक 9 में ही बाय नहीं किया तो लोग और क्या बाय करेंगे? 2 साल हो गए, आप माइक लेके निकल जाएं, 9 मई के ऊपर आपको 90% लोग कोई और कहानी सुना देंगे
और सरकारी टेलीविजन आपको कोई और कहानी सुना रहा होगा। तो भाई लोग बयानिए पे यकीन नहीं करते। बात यह है कि 2 मरतबा और ब्रूटैलिटी हुई, 2-4 जगह पे बंदे उठाए गए या 2-4 जगह पे ज्यादती हो गई, तो मामला वहीं पे जीरो पे वापस पहुंच जाएगा। तो इससे अच्छा, पहले कि सारा कुछ हो, चीजों को समेटें चीजों को। जो अदालत में हो रहा है, जो असेंबली में हो रहा है, बंदे वहां से भी उठाए गए, बोलने भी नहीं देना, जो अडियाला के बाहर हो रहा है, आज फिर होगा अडियाला के नहीं, बाहर। आपको भाई एक बात पता है कि जिस वक्त ये कौमी यकजहती बन गई थी, सीरियसली कौमी यकजहती बन गई थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया ना फौजी अदालतों वाला, तो अगले 24 घंटे के लिए कौमी यकजहती बुरी तरह बढ़ भी गई थी। ये आप और मैं दोनों गवाह हैं। तो एक इंसिडेंट जो है ना सारा का सारा माहौल तब्दील कर देता है। तो आपको बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा। ये बड़ी थैंकलेस जॉब है। एक टीम पूरा टूर्नामेंट जीतती है, आखिरी मैच हार जाती है, पूरी कौम गालियां दे रही होती है कि भाई ये मैच तुम क्यों हार गए, भाई पिछले 10 मैच उन्होंने जीते हैं, उसके ऊपर तो शाबाश दे दो। लोग बात ही नहीं करते, शाबाश नहीं देते। ये बड़ी थैंकलेस जॉब है। यहाँ पे इज्जत बचाने के लिए आपको दुरुस्त फैसले करने पड़ते हैं, और दुरुस्त फैसला यही है कि आप अपनी रविश को तब्दील करें, अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएं, सियासतदानों को उनकी डोमेन या उनकी जो वो स्पेस जो छीनी गई है वो उनको वापस करें। कोई नए इलेक्शन का कोई वादा शादा हो इनका आपस में, ये सियासतदान आपस में तय करें कि साल में इलेक्शन करवाने हैं, 8 महीने में कराने हैं, 6 महीने में कराने हैं। जब भी इलेक्शन करवाने हैं उसकी कोई टाइम फ्रेम आपस में मिलकर बनाएं, और बनाकर इमरान खान साहब के जो झूठे केसेस हैं उनमें अदलिया को पुश करना बंद करें ताकि वो बाहर आए, चीजें नॉर्मलाइज हों, तो फिर तो मुल्क आगे बढ़ेगा। वैसे तो सिर्फ आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, फिर मुल्क भी आगे नहीं बढ़ेगा, हालात भी ठीक नहीं होंगे, लोग भी नाराज रहेंगे। तो एक एक्सटेंशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है फिर उसके अलावा। ठीक है, अब हमने जंग कवर कर, वो एक्सटेंशन वैसे भी हो गई हुई है, कानून तो बन गया हुआ है अभी फिलहाल, कानून तो बन चुका है। हमने जंग कवर कर ली, एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शंस कवर कर लिए। पीटीआई, इमरान खान साहब के साथ पीटीआई क्या कर रही है? ये जो अडियाला के अंदर कुछ लोग मिल लेते हैं, ये जो कुछ लोग पहुंचते हैं अलीमा खान साहिबा के साथ, कुछ लोग नहीं पहुंचते, और जो केपी की हुकूमत कर रही है, जो कुछ एमएनएस कर रहे हैं, ये पीटीआई वाले खुद अपने लीडर के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं तारिक भाई, अगर नॉर्मली लड़ाई हो ना सियासी जमातों के साथ, तो ये सारे लोग इमरान खान के साथ डट जाते, तगड़े होकर खड़े हो जाते। या लड़ाई फोर्स के साथ है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लड़ेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट बाकी पार्टियों से भी लड़ती रही है, लेकिन यहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई की है ना, उन्होंने अपने सारी ताकत इस्तेमाल की है, गोलियां तक चली है, बंदे मर गए। तो ऐसी सूरत हाल में ना आप सियासतदान से ये तवक्को नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में रवायती सियासतदान है उनसे तो आप बिल्कुल ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो गोलियां खाना शुरू हो जाएं, या रवायती सियासतदानों से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो एक लेवल से आगे चले जाए। उन्होंने नहीं जाना है, ज्यादातर लोगों ने नहीं जाना है, चंद लीडर जो है वो खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जो रवायती सियासतदान नहीं है, जिन्हें हम पब्लिक कहते हैं, जो इमरान खान के पीछे दीवानी हुई है, वो पब्लिक पूरी ताकत से हर दफा खड़ी हो जाती है। तो मैं तरीके इंसाफ के ना कुछ लोगों को ब्लेम कर सकता हूं जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए और फिर उन दावों पे वो पूरे नहीं उतरे, उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, अवाम को भी धोखा दिया, इमरान खान को भी धोखा दिया। अब उन लोगों को तो ब्लेम कर सकता हूं, लेकिन जो अक्सरियत है जो एक लेवल से आगे जाके हार्ड स्टांस नहीं ले सकती, उन्हें मैं ब्लेम नहीं कर सकता। यानी मैं बैरिस्टर गौर को मैंने आज तक कभी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी कोई क्लेम ही नहीं किया। मैं कर ही नहीं सकता, वो कोई क्लेम करेंगे तो उनको ब्लेम करेंगे ना। सही, वो जो है वो है वो। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया और बेचारे कोशिश भी करते रहते हैं, तो उनको आप नहीं कह सकते। अच्छा नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं था कि बैरिस्टर गौहर कोई कितने जोगे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, या बैरिस्टर सैफ जो हैं वो क्या कर लेंगे। और देखिए इमरान खान को, बैरिस्टर गौहर जो है ना, इमरान खान को एक ऐसा चेयरमैन चाहिए था जिसके बारे में इमरान खान को पक्का पता होता कि ये गिरफ्तार नहीं होगा। तो इमरान खान ने चारों तरफ देखा तो उन्हें एक ही आदमी ऐसा नजर आया जिसका उन्हें पूरा यकीन था कि ये कभी गिरफ्तार नहीं होगा, तो वो बैरिस्टर गौहर साहब है। उनसे शरीफ आदमी कोई नहीं है। तो चेयरमैन कम से कम बाहर तो होना चाहिए ना भाई। उस वक्त की जरूरत ये थी कि एक ऐसा चेयरमैन हो जो गिरफ्तार ना हो, जो मौजूद रहे, जो दिखाई देता रहे, जिसकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस हो। तो अगर
खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी। अब खैबर पख्तूनख्वा के मोहसिन नकवी तो वो तो है ना सर, देखिए वो तो मजबूरी है गंडापुर साहब की, अब उनके बगैर वो उनको निकाल नहीं सकते। अब वो जो है वो गंडापुर साहब को निकाल सकते हैं, जैसे वो राणा सनाउल्लाह ने कहा था ना कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बने, वो चाहते तो वो बन जाते। सही है। अब यहां से आगे इमरान खान साहब की रिहाई, खबर मैं आपको दे देता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। ये एक दो लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज लोग हैं और बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये पॉलिटिकल लोग हैं। इन्होंने एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद बाहर आके कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे। इन्हें ये पैगाम दिया गया कि आप अपने स्टेटमेंट्स को खुद वापस लें और जाकर कहें कि ये बात गलत है और ये बात ठीक है। स्टेटमेंट जो है ना वो ख्वाजा आसिफ ने भी दिए थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने स्टेटमेंट वापस ले लिए थे और बाद में उनकी सफाइयां देते रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, तो उन्होंने अपने आप को निकाला इसमें से। तो ख्वाजा आसिफ साहब का तो आपको पता है ना, वो हर बात मान लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कुछ भी कहे वो कहते हैं जी बिस्मिल्लाह और मुझे सीट मेरी दें आप। लेकिन वो जो दो लोग हैं उन्होंने ना इस बात का जवाब दिया और ना वो बात वापस ली, यानी दोबारा वो बात की नहीं उन्होंने। किसी ने पूछा भी तो वो खामोश रहे, उन्होंने दोबारा वो बात नहीं की। लेकिन जो उन्होंने दौरान जंग बात की थी वो बात एस्टेब्लिशमेंट के कहने के बावजूद उन्होंने वापस नहीं ली, इनकार भी नहीं किया कि हम वापस नहीं लेते, लड़ाई भी नहीं की और चुप कर गए। अब ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सोच है कि ये ज्यादती हुई है हमारे साथ। अच्छा। और हमारे तरीके से चीजें हैंडल नहीं हुई। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के बारे में देखें, जो क़यादत है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, उनकी सोच अलग है, लेकिन इदारे के अंदर इस बात पे बड़ी बेचैनी है कि यार ये हमने इस आदमी के लिए क्या कुछ नहीं किया, पूरे मुल्क से हमने गालियां खाई, पूरी अवाम को अपने खिलाफ कर दिया, इस आदमी के लिए हमने बेड़े ही गलत करवा लिया अपना। इस आदमी को पाकिस्तान में इक्तदार दिलाने के लिए इसके खानदान को हमने तारीख की बदतरीन धांधली कर दी, हमने जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, हमने बेगुनाह लोगों को जबरी तौर पे लापता किया सिर्फ इस एक आदमी के लिए। हर वो गुनाह जो कोई दुश्मन मुल्क के साथ भी नहीं करता, हमने अपने लोगों के साथ कर दिया सिर्फ इस एक आदमी के लिए। और इस आदमी ने अपनी जुबान से हमारे दुश्मन के खिलाफ एक जुमला भी नहीं बोला। अब ये इदारे के अंदर की सोच मैं आपको बता रहा हूं, जो क्या वो क्या सोचती है उनका सबसे ऊपर ये सोच मौजूद है जी, ये सबसे ऊपर ये सोच मौजूद है। नहीं ना, सबसे ऊपर देखे ना, वो तो अपने फायदे और नुकसान में चीजों को तोलते हैं ना। सबसे ऊपर और नीचे की सोच अगर एक जैसी हो जाए तारिक भाई, फिर तो मसला ही खत्म हो जाता है। वो फौज में सर्वे हुआ ना, वो सनाउल्लाह मुफ्ती खेल साहब बता रहे थे ना कि 94% फौजी इमरान खान के साथ मुतमईन है कि वो पाकिस्तान को बचा सकता है, वो बेहतर आदमी है। तो ऊपर और नीचे की जो सोच है वो एक जैसी तो नहीं है ना, लेकिन इदारे में इस बात पे बड़ी मायूसी है कि जिस आदमी के लिए हमने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, बल्कि गवा दी, उस आदमी ने अपने एक ताल्लुक की खातिर एक लफ्ज नहीं बोला हमारे दुश्मन के खिलाफ। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी एक अजीजा लाहौर में रहती हैं, यानी वो कराची में थे, तो मैं कराची आ गया, वो लोग कराची से लाहौर शिफ्ट कर गए। उनका इंटरेक्शन हो रहा था अपने समझ लें मोहल्ले में मौजूद एक खातून से, वहां तस्करा निकला कि मैं अजीज हूं। तो उन्होंने कहा ये आपका अजीज है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, और ये जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे करता है, यूट्यूब पे करता है, कभी कभार टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ के करता है, और वो मुझ पे पाबंदी लग गई एक जुमले के बाद। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा बुरा इंसान है, और वो एक ऑफिसर की अहलिया थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इसने क्या बुरा किया है? ये जब बोल रहा होता है तो ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज के बड़ों के खिलाफ ये कुछ इस तरह की बात नहीं करता, इंतहाई मोहतात बात करता है। तो क्यों? उन्होंने कहा नहीं, ये इमरान खान के हक में भी बात करता है, तो ये बहुत बुरा इंसान है, इमरान खान तो बहुत ही बुरा है। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके शौहर फोर्स में हैं, और वो एक उस लेवल पर कि जिसके बाद कहा था ना यहां से बड़े ऑफिसर बनते हैं, उस लेवल पर पहुंचे अभी। तो उन्होंने कहा ये आपकी सोच है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सबकी सोच है, ये सबकी सोच है। नहीं, ये कहानी है एक भाईजान, वो एक आधे घर की, दो चार घरों की बात है। मैं आपको ये बात बता देता हूं कि वहां पे तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग खुलकर अपनी बात कर भी नहीं सकते।
लेकिन जहां पे पल्स पहुंचती है वो फिर उनका अपना एक तरीकाकार है, वो पहुंच जाती है। इसको पल्स रिपोर्ट कहते हैं। तो अभी भी मैं यानी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई अपने आसपास ही चेक कर लो कि लोग क्या कह रहे हैं। कोई बंदा भी इस बात से डिनाई कर ही नहीं सकता कि उसके इदारे में, उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में, उसके खानदान में इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर कोई और लीडर है। कर ही नहीं सकता। सही, इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि हम लोगों में निकलते हैं और हमारा इंटरेक्शन जब होता है तो लोग कहते हैं कि, और एक बात पूछता है ना, हर शख्स एक बात पूछता है, इमरान खान कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा। तो लोग सिर्फ एक सवाल, अब तो एक ही सवाल है कि खान साहब बाहर आएंगे कब आएंगे, खान साहब बाहर आएंगे कब आएंगे, बस यही सवाल। बिल्कुल एक ही सवाल है। तो अगेन, कैसे आपकी राय में इन हालात में जिनमें इमरान खान साहब को अदालत में 2025 में केस भी नहीं लगेगा, बाहर आना कैसे नसीब होगा? देखिए, आप अदालतों के ऊपर से दबाव उठा लेंगे तो ये फौरी तौर पे केस लगेगी और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इनमें तो बेल ही है ना। ये तो लाख रुपए का मुचलका एक हो जाएगा, लाख रुपए का एक हो जाएगा, 3 मुचलके जमा कराएंगे, खान साहब घर चले जाएंगे। इतनी सी बात है। और बाकी केसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए उनके। और अगर ये नहीं होता, फिर नहीं होता तो इमरान खान साहब अंदर रहेंगे और इसकी कीमत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अदा करेगी। वो कैसे? भाई सारे दिन एक जैसे नहीं होते ना, कभी के दिन लंबे तो कभी की रातें लंबी। आजकल चांदनी रातें हैं बकौल शहबाज शरीफ के, तो ये जो है अमावस भी आएगी। नहीं, वो हम कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। अब की बार लोग ये कहते हैं जुमला कि यार ये जो दिस टू शैल पास है ये तो ठीक है, लेकिन अब की बार जरा लंबा हो गया, काफी लंबा हो गया। देखिए, हमें ना थोड़ा सा, हम जल्दबाज लोग हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी चीजें करनी होती हैं। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपने किसी एस्टेब्लिशमेंट को या किसी मुल्क में इदारों को आदत पड़ जाए ना कि वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो ये एक दिन की कार्रवाई नहीं होती कि आप कंट्रोल वापस लें। बात जगह पे सिविलियन डिक्टेटरशिप भी होती है, जैसे कि आजकल इंडिया में है या उधर उसके वहां थी हसीना वाजिद के, या जैसे श्रीलंका में एक सिविलियन डिक्टेटरशिप चल रही थी। तो ये ऐसा नहीं होता कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। बांग्लादेश में 13 साल लग गए लोगों को मार खाते खाते, फिर जाके लोगों ने अपना हक जो है वो छीनना शुरू किया। इसी तरह जो है वो लोगों ने बड़ी मार खाई है श्रीलंका में, उसके बाद लोगों ने जाके एक दिन तंग आ गए। तो ये एक दिन में नहीं होता, ये छोटा एहतजाज, फिर बड़ा एहतजाज, फिर बड़ा एहतजाज। एक और प्रॉब्लम है ना इमरान, इसमें एक और प्रॉब्लम है कि पीएमएलएन के लोगों ने भी, अभी मियां इबाद फारूक बाहर आया, नौजवान है, पीटीआई के लोगों ने भी ये बात करनी शुरू कर दी कि मेरा लीडर जेल में बूढ़ा हो रहा है और इफ इट टेक्स लेट्स से अनदर 3 years 5 years, तो इमरान खान साहब जो हैं वो 74 के 3 years की सूरत में 77 के 78 के ये 5-6 साल चल जाता है। तो ये कैलकुलेशन होना शुरू हो गई है। कैलकुलेशन तो आप 2 दिन की भी नहीं कर सकते। और तारिक भाई, इतना लंबा क्यों सोचते हैं आप लोग? मेरी तरह सोचें। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो मैंने आज किया वो ठीक था, तो मैं शाम को एनालिसिस करता हूँ कि हाँ ठीक था, तो मैं इसी पे मुतमईन रहता हूँ। तो जो फैसला करेगा वो मेरा रब करेगा ना। वो ही एग्जैक्टली जानता है कि किस दिन इमरान खान बाहर आएगा, और वही एग्जैक्टली जानता है कि किस दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासी सूरज गरूब होगा, और किस दिन पाकिस्तान का तरक्की का सूरज तलू होगा, और किस दिन पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आएगी। मेरा रब जानता है। ये जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है। हो सकता है 20-25 जब होगा वही करेगा, होगा तो वही करेगा भाई। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, मेरे रब का ना एक कायदा है, वो हाथी को डंडे से नहीं मारता, चूंटी से मारता है। ये कायदा आपने याद रखना है। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खानों को जब पछताते हुए सुना ना, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो नहीं हमारे साथ हो सकता था। रब इंसान को जब सजा देता है या सिस्टम को जब चैलेंज करके उल्टाता है या किसी फिरौन को कैफरे किरदार तक पहुंचाता है, बड़ी सख्त बात मैं कर रहा हूं, तो मेरा रब ये ऐसे तरीके से करता है कि उसमें मेरा रब दिखाई देता है। यानी आप कमजोर मारेगा ताकतवर को तो रब दिखाई देगा ना, ताकतवर तो ताकतवर को मार ही लेता है भाई। जब अफगानियों ने मारा नेटो की फोर्सेस को, पूरी दुनिया को, तो आपको वहां पे रब दिखा कि यार वाह क्या बात है भाई,
सारी दुनिया से लड़े हैं, 20 साल लड़े हैं, झुके नहीं, आखिरकार उन्होंने अपनी सरजमीन ले ली। मैं मिला उन्हें जाके, जब मैं अफगानिस्तान गया तो मैं 6 दिन वहां पे भी रहा हूँ, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे पास तस्वीर भी हैं। तो तारिक भाई, मेरा रब ये बार बार दिखाता है कि उसका वजूद है, वो मौजूद है, वो अपने आप को पहचानने का मौका देता है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो कमजोर को ताकतवर से जितवाता है, और बार बार ऐसा करता है। सही। और मतलब अल्लाह ने अपनी नुसरत दी तो हमें फतह मिली, अभी हमारे सामने इसी एपिसोड में हुआ। तो आप ये देख लेना यार, कोई कैलकुलेशन थी कि 4-5 तैयारे उधर ऐसे ही गिर जाएंगे, वो भी इंडिया में। भाई वो 30 नॉटिकल माइल दूर गिरे। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, ये इतनी दूर होता है। तो 30 नॉटिकल माइल, 45 नॉटिकल माइल, वहां जाके तैयारे गिर रहे हैं यार। कोई इमेजिन कर सकता है इनकी रफ्तार कितनी होती है? ये मूवमेंट कर रहे हैं, आप इधर पाकिस्तान से मार रहे हैं, वो उधर जाके गिर, और आप भी तो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी चढ़े हुए हैं, आप भी तो कम से कम 20-25 नॉटिकल माइल पीछे होंगे जहां से आपने मारा होगा। किधर जाके आप हिट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये रब की नुसरत है। बिल्कुल ठीक। यही तो वो आपको दिखाता है, यही तो वो आपको दिखाता है कि ताकतवर यूके में अब आपका जो आसपास पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन होता है, वो अब आपको अब भी मशवरा देते हैं कि एहतियात, गुफ्तार में भी, मूवमेंट में भी, हर चीज में, या अब नॉर्मल हो गया है? पता नहीं। मैं भाईजान पाकिस्तान में भी, आपको पता है कि मैं वो ओपन ही रहता था ज्यादा, मैं वो उस तरह रह नहीं सकता। कुछ अर्सा मैंने बहुत तरीके से गुजारा है यहाँ। मैंने कुछ एसओपी अपने बनाए तो हैं कि इनको फॉलो करना है, लेकिन जो लोग मुझे मिलते हैं ना, वो एक बड़ी प्यारी बात है पाकिस्तानियों में ना, हर पाकिस्तानी मुझे कहता है कि भाईजान आपने सिर्फ ना, बस आपने मेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। यानी वो सारे मेरी फिक्र बहुत ज्यादा है उन सबको, लेकिन उन्हें अपने ऊपर एतमाद भी बहुत है कि यानी वही एक काबिल एतमाद है और बाकी लोग काबिल एतमाद नहीं है। तो मेरा एक इशू ये है कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करता हूँ, बहुत जल्दी। तो मैंने उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए, यानी मैं अगर गिनना शुरू करूं तो 25-30 दोस्त नए बन गए मेरे। यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं मेरे पास, थोड़ी देर दिल लगता है, फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग बड़े मसरूफ रहते हैं, बहुत मसरूफ रहते हैं। ये बेचारे सारे नौकरियां करने के लिए, कमाने के लिए आए हुए हैं, अपने घरों में इन्होंने पैसे भेजने होते हैं, तो जितना जिसके पास टाइम निकलता है वो थोड़ी देर मेरे पास आ जाता है। सही। और आपने अभी ख्वाहिश का इजहार किया, चला जाता हूँ, कहीं घोड़े शोड़े लोग चलते हैं तो वहां चला जाता हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा। कह रहा हूँ पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का आपने इजहार किया, दुआ की बात की कि इस सिलसिले में दुआ भी करें दोस्त के आप। हाँ जी, सारे जी, मैं कहता हूँ हालात नॉर्मल। अभी मैंने बड़ा मिस किया ये, अभी इन दिनों में ना मैंने ये बड़ा मिस किया ये जो वॉर लाइक सिचुएशन थी ना, तो मेरी अपने फैमिली मेंबर से जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं, मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, वो तो सारे बाहर पहले मैंने भिजवा दिए थे। जब मैंने अपना काम शुरू करना था उससे पहले मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी अब आपके पीछे आएंगे तो आप लोग पहले चले जाएं। वो पहले चले गए थे। तो मुझे बाकी जो लोग हैं उनसे, दोस्तों से, जर्नलिस्ट हैं उनसे, बाकी लोगों से मेरी जब बात होती थी तो मैं मिस कर रहा था। यानी एक जर्नलिस्ट के लिए उसकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन कि एक दुश्मन मुल्क के साथ आपका पंगा पड़ जाए, तो वो मुल्क के अंदर होना ना एक बड़ा थ्रिल होता है आपको। एक जंग तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो है वो इस सिचुएशन को भी, मैं चाह रहा था कि मैं वहां पे होता, मैं खुद बहुत सारी चीजों को विटनेस कर सकता, जाकर देख सकता, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता, मैं खुद पाकिस्तानियों का जज्बा देखता। तो वो मौका मुझे नहीं मिला, तो ये मुझे 4-5 दिन में काफी वो मुझे रहा है प्रॉब्लम। और बड़े मजे के लोग हैं, खुद सिपाही के साथ खड़े होकर गन लेके ड्रोन गिराते हैं, खुद जहां से मिसाइल चल रहा है वहां बैठ के देखते हैं मिसाइल चल रहा है, बड़े मजे के लोग हैं यार। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना जंग लड़ लड़ के ना, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी है ना, इसने इस कौम के आसाब बड़े मजबूत कर दिए, बड़े, और उनका फायदा पाकिस्तान को होता है ऐसे हालात में। इंडियंस के नहीं है इस तरह के। मैं इसलिए तो कहता था कि इसको जंग को उठा के इंडिया में ले जाएं। आप इसको वहां ले जाएंगे तो उनके हमारी तरह के आसाब नहीं है, वो अपनी हुकूमत को गालियां देंगे और जंग बंद करवाएंगे। एग्जैक्टली आपने देख लिया, वही हो गया। उनका पूरा गोदी मीडिया उन्हीं को गालियां दे रहा है, तुमने तो कहा था ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और देखे मोदी कितना सियाना है, जैसे ही मोदी को बेइज्जती हुई
तो पहले वो हर जगह पे उनके सियासी लोग आगे आते थे, वजीर दिफा आ रहा है, वजीर खारजा आ रहा है, मोदी आ रहा है, दाखिला, ये लोग सारे आगे आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि बिस्ती हो गई है, तो उन्होंने अपनी फौज को आगे कर दिया, जाओ भाई अब तुम जाके फेस करो पब्लिक को, और जो गालियां पड़ रही हैं वो तुम खाओ। तो ये जनाब वहां पे सूरत हाल है। ठीक, चलें इसको यहाँ खत्म करते हैं और दुआ करते हैं इंशाल्लाह हम अगली बार बात कर रहे हों तो आमने सामने बात कर रहे हों। आमीन जी, और आमीन। वो आमने सामने बात पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में ना हो तो यहाँ पर हो इंशाल्लाह। कराची में हो, कराची में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।